Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is here Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best sir, always helping hand to get your degree at ACA. Friends, I hope कि 7 days में अपने अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और अब टेस्ट का सिलसिला चालू हो गया है. सो आई एम प्रेजेंटिंग यू टेस्ट विच इज़ रिटन बाय स्टूडेंट. सो ये हम मई 2021 का मॉक टेस्ट लिख रहे हैं. इसका सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एच पर मनोज का FR. प्लस ये डिस्कशन भी कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ जिसने अभी अभी कंप्लीट किया है 7 डे FR चैलेंज के अंदर, 7 डे अकाउंट चैलेंज के अंदर. तो वो भी हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं और उसके साथ डिस्कस करते हैं इस पेपर को कि कहाँ पे कैसा कैसा डिफिकल्टी रहा और क्या क्या उन्होंने किया है. ओके, सो लेट्स चेक दिस एंड यूज इट प्रॉपर वे. आप भी ऐसे ही इस टेस्ट को लिखो. Okay, let's start, friends. Yes, dear. Good afternoon. Evening, sir. 4 बजे. Very good evening. So, एकदम खुश दिख रहे हो टेस्ट देने के बाद. ऐसे कि एग्जाम दे दिया हो. क्वेश्चन से मैं बोल रही हूँ, हम लोग ने जो सॉल्व किया ना 3 या 2 क्वेश्चन तो रिपीट हुए एग्जैक्ट अमाउंट. वाओ, वेरी नाइस. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये वाला टेस्ट हमने ना कभी लिखा है ना कभी हमने देखा है. हाँ. नहीं इसके कोई हमने सम किए हैं, इसलिए मैंने ICAI का ही मॉक टेस्ट आपको डायरेक्टली दिया था जो ICAI मतलब खुद अपने सिस्टम से फ्रेम करवा के डालती है वेबसाइट पे. वो आपको उठा के दिया है. और वो एकदम नया पेपर है जैसा आपका मेन एग्जाम होने वाला है अभी. जो भी जब भी हो जाए, मई 21 में हो या मई 21 तो निकल गया, जून में जुलाई में जब भी हो जाए तो सेम का सेम पेपर आने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि सब कुछ नया है. और आपके प्रेजेंटेशन देख के लग रहा है कि आपने एकदम मोतियों की तरह सजा दिया है. तो पहले तो ओवरव्यू बताइए, कैसा रहा, आपको कैसा लगा ये टेस्ट देके कि अच्छा था कि मेरा टाइम पे खत्म हुआ. मेरे को इसमें लॉ के जैसे प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैंने क्वेश्चन 2 से चालू किया. तो क्वेश्चन 2 में तो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट कुछ एडजस्टमेंट था ही नहीं, खाली परचेज कोई सेल था ही नहीं. तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा वेटेड एवरेज का. सो फिर 15 मिनट में आपने क्या किया? तो वो क्वेश्चन 2 पूरा सॉल्व कर दिया, A और B. अच्छा, A और B दोनों ही सॉल्व कर दिया आपने 15 मिनट में. ओके ओके. तो नेक्स्ट 15 मिनट में जब आपने आंसर आपके हाथ में ली, क्योंकि आपने रूल तो वही फॉलो किया ना जैसा एग्जाम में होता है, तो जब आपने आंसर आपके हाथ में ली तो नेक्स्ट कितने मिनट में आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया था? सर मुझे प्रेजेंटेशन था ना तो मुझे 25 मिनट्स लगा था पूरा दोनों पार्ट करने में. यस सर. वाह. तो 20-25 मिनट के अंदर आपने पूरा कर दिया. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का था. मतलब मेरा 5 मार्क्स का था वो लास्ट थ्योरी वाला जो मैंने लास्ट में किया. ओके, तो 15 मार्क्स का आपने अगर 20 मिनट में फिनिश कर दिया तो दैट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन और बेस्ट सिस्टम फॉर एग्जाम. और हम जानते हैं कि एग्जाम में भी हम वैसे ही करेंगे क्योंकि डेफिनेटली हम हर सिचुएशन यहाँ पर ऐसी लेके चल रहे हैं जैसे एग्जाम में लेके चल रहे हैं. बराबर है? यस सर. ओके, सो लेट्स चेक. सबसे पहले मॉक टेस्ट अपना ये मई 2021 के एग्जाम का था, ठीक है. इसका बाद सजेस्टेड आंसर जो आयशा ने दिया हुआ है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ सो दैट हमारे आंसर वगैरह हमको मैच हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं, राइट. सो मैं पहले आंसर उसका प्रिंट आउट नहीं चाहिए. नहीं, प्रिंट आउट किसी का नहीं चाहिए. ये तो अपन क्या है ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए देख रहे हैं. मेन तो सजेस्टेड आंसर आपका है बेटा, ये सजेस्टेड आंसर है. इसको मनोज के FR सजेस्टेड आंसर बोलेंगे. तो ये तो खाली क्या है, आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई आयशा ने बराबर किया है कि नहीं, बराबर ना. so, इस तरीके से हमको कॉन्फिडेंस के साथ मॉक टेस्ट लिखना चाहिए. चलिए, मैंने सजेस्टेड आंसर ओपन कर लिया है जो कि ICAI की वेबसाइट पे दिया हुआ था डायरेक्टली, ठीक है. उसका क्वेश्चन नंबर 2A पहले ढूंढते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसमें राइट शेयर का वर्किंग नोट दिया हुआ है और बैलेंस कैरी डाउन किया है उन्होंने और बोनस शेयर का दिया हुआ है. तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ है आपका? बैलेंस कैरी डाउन है सर 9 लाख एंड 12 लाख 10,000. 9 लाख एंड 12 लाख. इसमें बैलेंस कैरी डाउन लिखा नहीं आपने? ओह हाँ, बैलेंस कैरी डाउन लिखा है. चलो कोई बात नहीं. बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, मैंने लिख दिया. सो ये अमाउंट फाइनली आ गई. और बोनस शेयर और वो जो राइट शेयर और बोनस शेयर था वो कहाँ है? मैंने सर उसका वर्किंग नोट बनाया.
और वर्किंग नोट 2 राइट शेयर्स के लिए नोट लिख दिया। तो यहाँ पे रेफरेंस डालने का वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि एग्जाम में क्या है जितना अपन बना रहे हैं एक रेफरेंस छोटा सा डाल दो, वर्किंग नोट बनाया हुआ है अभी, और ये बैंक लिखा है ना आपने जो राइट शेयर के लिए, उसके ब्रैकेट में राइट शेयर भी लिख दो एक बार। ठीक है, सो राइट शेयर है आपके, अमाउंट है 2 लाख, राइट? यस सर, अमाउंट 2 लाख है, नहीं फेस वैल्यू 2 लाख है, अमाउंट 3 लाख है। अमाउंट कॉस्ट 3 लाख है, परफेक्ट। और डिविडेंड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो डिविडेंड का कॉलम तो खाली रह गया। डिविडेंड का खाली था, एक नोट लिख दिया खाली कि साइलेंट था क्वेश्चन, तो हम विद राइट शेयर नहीं विदाउट राइट शेयर अज्यूम किया है, तो इसलिए इंटरव्यू पास करके दिखा दी कि बैंक टू पे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, वर्किंग नोट भी आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये राइट का इसने राइट फैक्टर के साथ परचेज किया है, ऐसा कुछ राइट तो इसने बेचा नहीं है ना, राइट तो बेचा नहीं है ना, राइट तो इसने सेल किया है, राइट? हाँ सेल किया है सर। ओके, तो आपने विद राइट परचेज नहीं माना है, तो आपने उसको पीएल में डाल दिया, राइट? तो आपने ऐसा नोट लगाया है कि वी हैड नॉट, हाँ, बीइंग इशूड विदाउट राइट, परफेक्ट, एक्सीलेंट। कितने मार्क्स का था बेटा ये नोट भी लगाया? सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट whether share were issued with right or the beginning or not, we are assuming that it is issued without right, thus the sale of the right is transferred to P&L account. Excellent, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, इवन आप चाहो तो इसको सजेस्टेड आंसर ICI की वेबसाइट पे भी डलवा सकते हैं। हाँ, कितने मार्क्स का था ये? 8 मार्क्स का, तो 8 आउट ऑफ 8। ओके, लिख दीजिए 8 मार्क्स फुल है। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B। 2B किस चीज का था? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर कल जो सम किया था सेम समय अमाउंट में चेंज नहीं है, मार्कअप वाला ही था। हां, नहीं मार्कअप नहीं है सर, ट्रेडिंग वाला है ना, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम क्लेम ऑफ अकाउंट बनाना है, क्लेम। अच्छा, ओके, लॉस फॉर प्रॉफिट और लॉस फॉर इंश्योरेंस क्लेम। हां, इंश्योरेंस क्लेम का। ओके, मेरे को लगा वो डिपार्टमेंटल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ओके ओके ओके, सो ये भी एकदम जचा दिया ऐसा लग रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर क्लोजिंग स्टॉक आया। लॉस ऑफ स्टॉक है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट है? लॉस ऑफ स्टॉक से, लॉस ऑफ स्टॉक। 3,75,000 में कॉमा नहीं लगाया है। हाँ, आप बोलोगे सर कॉमा का ही मिस्टेक होता है क्या? हाँ, तो हमको कहीं पे भी नहीं चाहिए कुछ भी हो, राइट? अच्छा, ये टोटल कितना लिखा है बेटा? ओवर राइटिंग तो बिल्कुल अलाउ नहीं होती है, वी शुड नॉट राइट ओवर राइट। 30,42,000 है। आर यू श्योर? यस सर, मैंने लिख दिया है 30,42,000। ठीक है, ओके। सो ओवर राइट नहीं करने का कभी भी। हाँ, ओके, हाँ। चलिए, नाउ इसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ शेयर निकाला आपने, फिर 3,25,000 निकला है, और फिर पॉलिसी अमाउंट आपने 5 लाख की थी, तो इसलिए पूरा का पूरा क्लेम ही मिल गया 3,25,000 का। अच्छा, तो आप बोल रहे थे अपने जो कल प्रैक्टिस में क्वेश्चन किया था उसके सेम का सेम जैसा आ गया, अमाउंट भी सेम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लेट्स सी द आंसर। इसका भी आंसर देख लेते हैं। कंपटीशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, सो 3,25,000, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 3,25,000, सिंस द एवरेज क्लॉज इज नॉट अप्लाई बिकॉज पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द क्लेम अमाउंट। बराबर है? यस। ओके, ये कितने मार्क्स का था? 8 मार्क्स सर। 8 मार्क्स का, तो इसमें भी 8 में से 8 ही मिलेंगे आपको, 100% राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A किया है आपने। हाँ, 3 छोड़ दिया है। हाँ, C वाला मतलब बाद में किया है। अच्छा, इसका 2 का C बाकी है और 3 ऑप्शन में छोड़ा है। हाँ, 3 छोड़ दिए क्योंकि सर टाइम की वजह से वो दोनों बड़े क्वेश्चन थे, तो 6 वाला छोटे-छोटे 4 से उठा लिए। अच्छा, तो आपने टाइम को बचाने के लिए 3 को छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि 3 क्वेश्चन आपको आता नहीं था। नहीं, आता था। 3 क्वेश्चन भी आता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। और बैलेंस शीट दोनों साथ में था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। ठीक है, तो अब आपको ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब मार्क्स पता चल जाएंगे, उसके बाद आपको उनको भी सॉल्व करना है, और उनको भी एक सेपरेट पेज पे आपको सॉल्व करके चेक करना है। उनके लिए भी आपको ये मान के चलना कि 20 मार्क्स के हैं, तो अराउंड 40-50 मिनट लगना चाहिए दोनों को मिला के। ओके, सो ट्राई एंड चेक वेदर इट इज डन विद इन 40-50 मिनट और नॉट। ठीक है, प्रॉपर्ली जैसे आपने ये किया है, क्योंकि ये तो आपने एकदम जचा दिया है। वेरी नाइस। क्या है, बच्चे जब ऐसे करेगा तो 100% वो पास का 80+ मार्क्स उसके आने वाले हैं। लेकिन क्या है, बच्चे सोचते हैं कि हम बिना कुछ किए ही ऐसे मार्क्स ले आए, ऐसा नहीं होता है। आज उतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज देखो, आपने सारे क्वेश्चन जैसे बोले वैसे किए,
हाँ, एग्जाम के क्वेश्चन भी बाद में आपने हाथ से लगा दिए, A to Z क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी एक एक हमने हाथ से लगा लिया, जो कि मेरी बुक है इनडायरेक्टली मॉड्यूल की ही कॉपी है, तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जब हाथ से, तो डेफिनेट इतनी मेहनत करने के बाद प्लस फेयर नोट्स बनाए हैं, जो फेयर नोट्स हम एग्जाम में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी आपने रिवाइज कर लिया था, नहीं किया था? आपको 12 घंटे मिले थे, रात को रिवाइज कर लिया था। यस 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 यस, वेरी नाइस। तो फुल रिवीजन होके, फुल कॉन्फिडेंस होके लिखा है आपने। एक्सेलेंट, वही हमारा पर्पज है। चलिए 4A में क्या पूछा है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल पीएनएल अकाउंट, 8 मार्क्स का। ओके, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या है? ये आपने स्टेप 1 स्टेप 2 क्या लगाए हैं? कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वाला, पहले अच्छा, जीपी निकालते हैं फिर क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिया था क्या किसका? ओपनिंग स्टॉक वगैरह ये सब? नहीं, कैलकुलेट करना पड़ा। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है पर परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, लेट्स सी 4 का ये आंसर कितना है, क्योंकि 3 का तो अपन बाद में चेक करेंगे जब आप कर लोगे। 4 का डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020। सो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट 24 लाख एंड 45 लाख, सेम है। नेट प्रॉफिट मेरा है 60 लाख 84,000, 24 लाख एंड 45 लाख, परफेक्ट। एंड जनरल पीएनएल अकाउंट का अमाउंट हो गया 60 लाख 84,000। यस। एक्सेलेंट। वर्किंग नोट भी आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। सब वर्किंग नोट के आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स का था ये? 8 मार्क्स। 8। देखो, इसमें मैं आपको इकट्ठे मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली मार्क्स हर एक स्टेप के होते हैं। तो आपने वर्किंग नोट इतने बनाए हैं कि उसको कहीं पे भी 1 मार्क्स कम भी लग रहा होगा ना, तो फटाक से वो मार्क्स पूरा हो जाएगा। तो पूरे में से पूरे मार्क्स ही मिलेंगे जब आपका 100% राइट है और आपने वर्किंग नोट विद प्रेजेंटेशन ऐसे किया। बट रेफरेंस और डाला करो वर्किंग नोट का, अगर डाल सकते हो तो, जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जगह की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है, सो शुड मेक द नोट फॉर दैट। ओके, देन 4B किस चीज़ का है? एनालिसिस ऑफ डेट्स। किस चीज़ का डेट एनालिसिस करना है? ये इसका था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सर, 12 मार्क्स। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। सो आपने वो कैलकुलेशन किया पहले, कितना CRR बनाना है और कितना सब करना है, राइट? हाँ, एनालिसिस ऑफ डेटा उस टाइम। एनालिसिस ऑफ डेटा कर दिया। अच्छा, वो डेटा है, डेट नहीं है, राइट। फिर उसके हिसाब से प्रोसीड्स प्लस डिविजिबल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितना CRR बनाना है, वो सब आपने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो कितना CRR बनाया आपने? 75,000 का बनाया सर। जनरल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कैन बी यूज। सर क्वेश्चन में दिया लोगे 5,000 फ्री है, 5,000 नहीं यूज। अच्छा, तो 5,000 फ्री वाला आपने यूज कर लिया। तो CRR बनाया 75,000 का बनाया आपने। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर, यस, CRR 75,000 का बनाया है, बराबर है। एंड प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया 10,000 का, और प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, नहीं, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है 1,10,000 का, राइट? हाँ। और इक्विटी शेयर इशू किए हैं 25,000 के। 25,000 इक्विटी शेयर 25,000 के इशू किए हैं। कहाँ गया इक्विटी शेयर इशू का आपका एंट्री? फर्स्ट एंट्री सर। अरे, फर्स्ट एंट्री कैसे पास कर दिया आपने? पहले लिखा था क्या? आपने पहले इशू करेंगे फिर ही तो रीडिंग करेंगे ना, पैसे हाँ नहीं हाँ, है। बट राइट, बट ड्यू बना देते अपन नॉर्मली पहले, अपन ड्यू बना देते हैं पहले, बट नो प्रॉब्लम, परफेक्ट है। ओके, ड्यू बनाने के पहले भी आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, दैट इज इशू। और आपने कैलकुलेशन तो पहले ही कर दी थी, 75,000 का CRR बनाना है, और ये 25,000 का हमको फ्रेश इशू करना है। ओके, इसमें भी आपने क्या बनाया? बैलेंस शीट भी मांगा था, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, उन्होंने बोला था कि ये बनाना है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडम्पशन, तो एक्स्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि पूरा तो दिया है। बराबर, एक्सीलेंट। और आपने नोट्स अकाउंट भी बनाए हैं सबके? हाँ, 12 मार्क्स का था ना सर। वाह, वेरी नाइस। फुल सजेस्टेड आंसर बन गया बेटा आपका ये। इसमें भी आपको 12 में से 12 मिलेंगे। ये भी राइट है। 100%, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 5th A सर। 5th A, ये किस चीज़ का है? बैलेंस शीट बनाना है सर, एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो कंपनी अकाउंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है। तो आपने लिखा नहीं बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च लिखा सर। एज ऑन 31 मार्च एज पर शेड्यूल 3 भी लिखना है, ठीक है? शेयर होल्डर फंड, एकदम फॉर्मेट तो आपका चकाचक दिख रहा है।
टोटल टैली भी हो गया एक शॉट में। ये कितना लिखा है? 94,73,500। हाँ 94,73,500। परफेक्ट। ये 500 की ओवर राइटिंग कर दी है, ओवर राइटिंग अवॉइड करो। ओके हाँ फिर नोट्स टू अकाउंट बनाए आपने, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये डेप्शन की कैलकुलेशन क्या किया है लास्ट में? पीपीई का क्या है ये चक्कर? सर मैंने नोट्स पहले पास कर दी थी, फिर स्ट्राइक हुआ कि पीपी का बनाना बाकी है, तो इसके लिए वो किया डेप्रिसिएशन। ओके सो डेप्शन आपने रिजर्व बना के दिया होगा इन लोगों ने डेप्शन का, तो आपने उसको माइनस करके नेट ऑफ अमाउंट दिखा दिया। हाँ हाँ और करंट कॉस्ट ऑलरेडी दिया था। अच्छा, और बैलेंस शीट अकेला बनाना था कि यहाँ पर वो भी बनाना था? खाली बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल नहीं दिया। अच्छा, पीएनएल स्टेटमेंट उन्होंने खुद ने बना के दिया हुआ था। हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 6 क्वेश्चन 5A 15 मार्क्स का। 5A 15 मार्क्स का। बैलेंस शीट टोटल आया 94,73,500। हाँ मेरा सही है। वेरी गुड। एक बार मेरे को आइटम बोलो इंडिविजुअल क्या क्या आए हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। शेयर कैपिटल का आया है 49,95,000। वेरी गुड। और रिजर्व एंड सरप्लस का आया है 14,83,500। वेरी गुड। नॉन करंट लायबिलिटी का आया है 15,17,500। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी का थोड़ा बढ़ गया है, और देखते हैं आगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तो मतलब करंट लायबिलिटी में अलग से लेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 6,40,000, ट्रेड पेएबल 8 लाख। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल का है 37,500। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपने वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को सर वो नॉन करंट में डाल दिया सर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा है ना बेटा, तो नॉन करंट में क्यों डाला है? अच्छा हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा है ना उसके अंदर, हाँ तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं मैंने नॉन करंट में नहीं डाला है। नॉन करंट के अंदर लोन, हाँ लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 2 लाख। अनसिक्योर्ड लोन 6,05,000। फिर लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 2 लाख, तो 15,17,500 लिखा आपने। हाँ तो ये तो शॉर्ट टर्म लोन बोल रहा है 2 लाख को, क्या नाम लिखा है? लोन का नाम क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? सर क्वेश्चन के अंदर तो लोन फ्रॉम सॉरी ये है अनसिक्योर्ड लोन्स है। बट ये मेंशन है रिलेटेड पार्टी की कब तक के लिए है, ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। रीड करो जरा उस पर्टिकुलर पार्ट को कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। मतलब बैलेंस शीट रीड करूं जो दिया उन्होंने क्वेश्चन? हाँ बैलेंस शीट नहीं, मेरे को वो जानना है कि उस पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या है। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5A है। 5A। ये 2 लाख का आइटम कहाँ दिया है? लास्ट में, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टीज हाँ। सो लोन्स एंड एडवांसेस हैं ये। हाँ इसके बारे में कुछ नोट लिया है? नहीं इन्होंने से कुछ बोला नहीं है। बोला नहीं तो नॉन करंट में जाएगा ना। ठीक है, नॉन करंट में भी डाल सकते हैं, बट लोन्स एंड एडवांसेस करके है तो लोन्स एंड एडवांसेस नॉर्मली करंट ही होते हैं। अच्छा एडवांसेस वगैरह है ना इसके लिए, तो हाँ आप नॉन करंट में भी डाल सकते हैं, इसलिए आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। ओके वेरी नाइस। तो ये भी 15 में से 15 ही लेने लायक बन गए हो आप, इसमें भी कोई मार्क्स काटने की इच्छा नहीं है, लेकिन एक मार्क्स इस बार काट लेता हूँ, नहीं तो 100 में से 100 ना आ जाए, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके कुछ ना कुछ गलती तो निकालनी है। वेरी नाइस, चलिए। इसे 14 ना सर? यस 14। नेक्स्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5B। 5B हाँ। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझाइए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, इसमें मिस्टेक हो गई थी वैसे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का इसमें मिस्टेक हो गई थी आपसे? हाँ अच्छा, तो मैं बाद में फुल रीडिंग करी थी, बाद में क्वेश्चन में लास्ट में उन्होंने लिखा 20,000 का रिडेम्पशन पास करना है। अच्छा, तो आप एंटी मतलब पूरा रिडीम करने की सोच रहे थे, लेकिन उसने 20,000 का रिडीम करवाना था। 20,000 का रिडीम। हाँ हाँ, तो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 20,000 का रिडीम किया, बाद में तो ठीक कर दिया ना फिर आपने। हाँ उसके अमाउंट को कर दिया। ठीक है, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं करने का, या आपने ओवर राइटिंग किया वो गलत किया है। सो फाइनली रिडीम करने का कैलकुलेशन कर दिया आपने, और बाद में पहले रिडेम्पशन। कैलकुलेशन इजी था, कैलकुलेशन तो डायरेक्टली वो शेयर्स का कैलकुलेट करना था जो हम लोग। और ये डिबेंचर का इमीडिएटली रिडीम करने थे कि कौन सा था ये, मतलब पार्ट पार्ट में करना था, मुकेश अंबानी के जैसे करना था कि नहीं वैसे नहीं, नॉर्मल रिडेम्पशन था सर। नॉर्मल, मतलब पहले ड्यू बनाओ फिर पेमेंट कर दो। हाँ वो वाला जो फर्स्ट मेथड था ना वो वाला। लाइक अ मुकेश अंबानी ने लोन फर्स्ट लिया है हाँ, यस सर, वन टाइम लम सम। सो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। हाँ तो आपने वो 20,000 के लेने थे, तो वो लेके आपने फिर 20,000 कर दिया उसको। फिर प्रीमियम आपने प्रोफेशन से चार्ज कर लिया डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और सर इन लोग क्वेश्चन में बोला था पास जर्नल एंट्री फॉर कन्वर्जन एंड रिडेम्पशन, मुझे कन्वर्जन समझा नहीं तो मैंने खाली रिडेम्पशन का पास किया, मुझे कन्वर्जन के तो कन्वर्जन ही तो ये है, और क्या है, कुछ कैश दिया है, कुछ शेयर दिए होंगे,
उनको पूरे शेयर का, हाँ पूरा शेयर का ऑप्शन नहीं होगा, बराबर ना, पूरे शेयर का ऑप्शन नहीं होगा। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बी ना 5B। 5B यस, रीड द क्वेश्चन, छोटा सी क्वेश्चन है। XYZ Limited has issued 12% debentures of rupees 100 convertible debentures of rupees 100 each, redeemable after a period of 5 years. Okay. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. Okay. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of the holding into equity shares of rupees 10 each at a price of 20 rupees per share, and the balance in cash. Debenture holders amounting to 20,000 opted to get their debenture converted into equity shares as per terms of the issue. Okay. You are required to calculate the number of shares issued and the cash paid for redemption of rupees 20,000 debenture holders, and also for journal entries for conversion and redemption of debentures. ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली 20,000 के लिए नहीं बल्कि सारे के लिए भी एंट्री आप पास कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट 20,000 के लिए इसने बोला है ऑप्शन ऑप्ट किया है डिवेंचर को रिडीम करने का। बाकी के लोगों ने ऑप्शन नहीं लिया तो उनको कैश दे दिया होगा। तो सर फिर वही कैश में फिर रिमेनिंग का, क्योंकि कैश का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। हाँ, तो आपने 20,000 के बेस पर ही सम कर दिया। हाँ, तो अगर 1 लाख पे करती तो फिर कैसे आता? 1 लाख पे करते तो 80,000 को तो पूरा कैश ही देना है, उनको दिमाग लगाने नहीं है। 80,000 प्लस 5%। 16,800 ये जो वर्किंग नोट से आया वो, हाँ, और 80,000 उसका है। और उन लोगों को अपन को शेयर भी देना है। तो इक्विटी शेयर कितने इशू हुए? तो 210 इक्विटी शेयर इशू किया हमने इनडायरेक्टली। 210 राइट, यहाँ पे निकल गए 2100 जो है डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 210 शेयर हमारे इशू हुए हैं फॉर द कन्वर्जन, राइट। लेट्स चेक उन्होंने क्या लिखा है। 5B राइट। डिवेंचर 20% 4 210 डिवेंचर हैं, शेयर हैं जो उनको देने हैं, और 16,800 कैश है जो देने हैं, और खाली उन्होंने 20,000 के लिए एंटी पास किया, उन्होंने 80,000 के लिए नहीं किया। जैसा आपने नहीं किया वैसे उन्होंने भी नहीं किया है, क्योंकि सर 80,000 का बैलेंस मुझे समझ, मैंने पहले वैसे ही किया था। एक्चुअली चाहे तो हम रिडीम कर सकते हैं, उसने ऐसा लिख के दिया है कि वी हैव टू रिडीम द डिवेंचर, दैट नॉट मीन कि हमको सारे डिवेंचर रिडीम करने हैं कि 20,000 डिवेंचर रिडीम करने हैं। हम ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं कि 5 साल हो गए हैं तो कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, बट बाकी के डिवेंचर को हमने रिडीम नहीं किया है। कन्वर्टेबल है, उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट आउट किया, जिन्होंने ऑप्शन ऑप्ट आउट नहीं किया उनको डिवेंचर का डिवेंचर ही रहने दिया, ऐसा हम मेंशन कर देंगे। सो बाकी के डिवेंचर ही रह गए। तो मैं नोट पास कर सकती हूं ना कि रिमेनिंग 80,000 वी आर नॉट रिडीमिंग। हाँ, वी आर नॉट रिडीमिंग बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टेड द ऑप्शन ना, क्योंकि इनको रिडेम्पशन करना मैंडेटरी नहीं है, अभी नहीं रिडीम करना है, रिडीम बाद में करेंगे। ठीक है ना, अभी हमको कन्वर्जन का ऑप्शन दिया तो कन्वर्जन नहीं लिया उन्होंने, तो जितना कन्वर्जन किया उतने का हम लोग रिडीम उसका ही अपन एंट्री करेंगे। तो उसके हिसाब से आंसर के हिसाब से देखा जाए तो आपका 100% राइट है। कितने मार्क्स का है ये? सर इस कन्वर्ट 3 एंट्री है कि बस और ये है। यस यस 3 एंट्री आएंगे। कितने मार्क्स का है ये? ये था सर 5 मार्क्स का। एक्चुअली इसमें 5 में से 5 दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ थोड़ा ओवर राइटिंग वगैरह कर दिया है 4 दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें 4 ले लीजिए। चलिए अब 6B बताइए क्या है 6B क्वेश्चन? इफेक्टिव कैपिटल वाला है सर। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर निकालते हैं। ओके, तो इफेक्टिव कैपिटल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बराबर ना। तो आपने अच्छा नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये बस। ओके, तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट हम ऐसा नहीं मानेंगे कि उनका कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। तो 95,65,000 आपका आया है, आंसर खत्म हो गया है, राइट। लेट्स सी 6B पहले किया है, 6 से बाद में किया आपने, राइट। 6B का कैलकुलेशन, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकालते हैं। 6B 95,65,000 इफेक्टिव कैपिटल इतने ही है। 95,65,000 परफेक्ट। कितने मार्क्स का है ये भी? 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 4। फिर 6A क्या है क्वेश्चन? 6A में दिमाग लगाना पड़ा। ये वाला है AS11 का है। और इसमें बोरिंग कॉस्ट का बेस है। हम लोगों ने वो जो किया था ना कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा आ जाता है तो बोरिंग कॉस्ट में कन्वर्ट हो। अच्छा, मतलब हमने फॉरेन से बोरिंग किया है, उस केस में इंटरेस्ट रेट इंडिया के तक हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर AS16।
but 60 any interest excess Excess. India interest rate will be charged to profit and loss. प्रॉफिट और लॉस। हाँ ओके, सो यही था इसके अंदर। हाँ, तो इसका थ्योरी मुझे अच्छे से आता था, कैलकुलेशन में पता नहीं सर मैंने क्या किया, तो आप देख लो। अच्छा, थ्योरी आपने बराबर से एक्सप्लेनेशन दे दिया। हाँ। तो आपने AS11 और AS16 दोनों का रेफरेंस दिया है। हाँ, चलो जो याद लेट्स था। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 6A, तो- छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन तो। Yes, sir. Omega Limited has borrowed a sum of $10 lakhs at the beginning of financial year 2019 for its residential project at 4%. The interest is payable at the end of the financial year. At the time of availment of loan, exchange rate was rupees 56 per US dollar, and the rate as of 31st March 2020 was rupees 62 per US dollar. If Okay. Omega Limited had borrowed the loan in India, in Indian rupee equivalent, the pricing of loan would have been 10.5%, 50%. You are required to compute the borrowing cost and the exchange difference for the year ended 31st March 2020 as per applicable accounting standard. परफेक्ट। तो आपको इसमें ये 10 लाख एट बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर रेजिडेंस प्रोजेक्ट लिया है, तो इसका मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट्स है कि नहीं है? सर क्वालिफाइंग एसेट्स है, क्योंकि रेजिडेंस प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हम क्वालिफाइंग एसेट्स को भी बनाने की बात कर रहे हैं। बनाए हुए। यस, तो आपको AS16 का रेफरेंस ज़्यादा देना है, AS11 का कम देना है। ओके। आपने दोनों का रेफरेंस दिया है? हाँ, मैंने दोनों का दे दिया। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार आपका आंसर रीड करते हैं क्या लिखा है, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या होगा, हमको AS16 के अकॉर्डिंग बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना अलाउ है, जो कि इंडियन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब फॉरेन से लेने में हमारा 4% तो इंटरेस्ट भरना पड़ा, हाँ, प्लस 4% इंटरेस्ट के साथ में हमको इंटरेस्ट भर के देना पड़ा। उसके ऊपर 1 लाख का लोन लिया था ना, कितने डॉलर का लोन लिया था? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर 4% हमने भरा, तो 40,000 हमको भरना पड़ा। हाँ, तो 40,000 इंटू 62 एक हमारा ये नुकसान हो गया 24,80,000 का। हाँ, और दूसरा हमारा 4 रुपये पर शेयर वैसे 6 रुपये पर शेयर वैसे बढ़ गया 6 रुपये सर कैसे? 6 रुपये ना, 56 और 62 का डिफरेंस। हाँ, तो 6 रुपीज़ के हिसाब से 60 लाख ये हो गया, तो प्लस 60 लाख ये हो गया 10 लाख का 6 रुपये पर शेयर पर डॉलर के हिसाब से। तो 84,80,000 का हमको लोन भरना पड़ा, 84,80,000 का इंटरेस्ट भरना पड़ा हमको, सब मिला के हाँ। हमारा नुकसान हो गया, टोटल इंटरेस्ट। बराबर। और उसके हिसाब से अगर हम इंडिया में लोन लेते तो 84,80,000 हमारा ओवरऑल कॉस्ट होता, जो कि आपने लिखा है लोन फ्रॉम फॉरेन, इंटरेस्ट अमाउंट टू फॉरेन, ये इंटरेस्ट अमाउंट टू इंडिया। अच्छा, फॉरेन का आपने कैसे कैसे लिया है? आपने खाली इंटरेस्ट अमाउंट लिया है, एक्सचेंज डिफरेंस नहीं लिया है। एक्सचेंज डिफरेंस तो AS11 तो सर उसको ऊपर पहले ले लिया। नहीं, वो इंटरेस्ट डिफरेंस हमको दिखाना पड़ेगा कॉस्ट के अंदर। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा हो रहा है, अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो रहा है? 10 लाख के ऊपर 4% इंटू 62, कितना आया था? 24,80,000 ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट। फॉरेन लोन कॉस्ट हाँ, फॉरेन लोन कॉस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस इसके अंदर ही, ये 10 लाख का 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमको देना पड़ रहा है, तो 60 लाख का हमारा ये हो गया। टोटल मिला के 84,80,000 का हमारा कॉस्ट हो गया फ्रॉम फॉरेन लोन, बराबर। तो 84,80,000 का फॉरेन लोन में इंटरेस्ट हो गया। और इंडिया में अगर हम लोन लेते तो कितना लेते? 10 लाख का उस टाइम पे जब हमने लिया था, उस टाइम पे रेट कितना चल रहा था? 56 का। 56 था सर। हाँ, तो इनके ऊपर ही हमको इंटरेस्ट भरना पड़ता। तो पर हम लोग को अगर 31 मार्च का पूछा तो हम लोग जब लेते तब का क्यों सोच रहे हैं? हम लोग को तो 31 क्योंकि लोन तो उसी दिन लेना था ना हमको। अब तो भाव बढ़ता रहे डॉलर का, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमने तो लोन उस दिन ले लिया जब जरूरत थी। उस दिन भाव 56 का था, तो हमारी पॉकेट में कितना आया होगा फॉरेन से लोन लिया तो? ओके, तो इंडिया में रहते तो हम लोग को जब लोन कर लिया खाली कमोडिटी फॉरेन से। हाँ, उसके बाद हमको क्या करना है? डॉलर का भाव बढ़े कम है, हमने तो इंडिया से लोन लिया है तो इंडिया में पे करना है ना, हमको रुपये में पे करना है, थोड़ा डॉलर में पे करना है अगर इंडिया से लिया होता तो, बराबर। तो 10 लाख इंटू 56 तो 56 लाख हो गया। उसके ऊपर 10.5% इंडिया में रेट है, तो कितना होता है अगर उसके ऊपर लगाते तो हम लोग 56 लाख के ऊपर, नहीं 56 लाख नहीं ना, 10 लाख इंटू 56 तो 5 करोड़ 60 लाख हो गया ना। 10 लाख
10.5 है सर। हाँ 10.5 है, लेकिन 10 लाख हाँ वो है 56 5 करोड़ 60 लाख इंटू 10.5%, तो हमको 58 लाख 80,000 का इंटरेस्ट भरना पड़ता, और वहाँ के चक्कर में हमने भर दिया, देयरफॉर लॉस हो गया हमारा, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट 58 लाख 80,000 माइनस 84 लाख 80,000, तो इस कम टू कितना बचेगा 26 लाख। 26। तो अब हमारा क्या होगा कि 26 लाख जो है दैट विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट, और जो 58 लाख 80,000 है दैट विल बी बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज हो जाएगा एज पर AS 16, और ये P&L में चार्ज होगा एज पर AS 11। समझ आया? यानी हम लोगों को इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो भरना पड़ता उतना ही हम मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं, करेंगे वो भी इंडियन रेट के हिसाब से, जो जिस टाइम पे लोन खरीदना है वही टाइम पे। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, हमने जब लोन लिया था उस टाइम जो रेट चल रहा था, उसके बाद रेट बढ़ गया, उससे हमको क्या लेना, लोन तो हमको उसी टाइम उतना ही चाहिए था ना। अब कॉमन सेंस लगा के देखो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो समझेगा कि हमने उस दिन जिस दिन इंटरेस्ट लेना था या जिस दिन हमने लोन लेना था उस दिन तो 56 का भाव था, तो इंडिया में हमको 5 करोड़ 60 लाख ही मिला होगा, 10 लाख का लोन लिया तो उसे भरना पड़ेगा बस। तो 5 करोड़ 60 लाख ही हमारे इंडिया में रहेगा हमेशा लोन वो तो, लेकिन हमने वो थोड़ा वो दिमाग लगा के वहां से ले लिया, और डॉलर का भाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमको तो लेने के देने पड़ गए। हाँ, तो खाली फॉरेन के टाइम पे हम लोग को एक्सचेंज डिफरेंस का भी ध्यान रखना है। यस, तो अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज लॉस की वजह से लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट, और आप बोल सकते हो फॉरेक्स कॉस्ट, वो AS 11 के हिसाब से हमको 26 लाख बियर करना पड़ेगा, जो कि चार्ज टू P&L अकाउंट होगा, और जो इंटरेस्ट इंडिया में है 58 लाख 80,000 वो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर AS 16। परफेक्ट। तो अब आपने लिखा क्या, एक बार रीड कर लेते हैं, आपका स्टेप 1 कितना करेक्ट है उसके हिसाब से। जस्ट रीड द क्वेश्चन। As per AS 11, the effect of change in foreign currency rate states that in case of monetary transaction, item should be recorded at closing rate in the financial statement, and at the time of settlement, it should be transfer the difference arising to profit and loss account. As per AS 16, borrowing cost states that anything in excess of the rate of interest prevailing in India and that prevailing in foreign can be treated as borrowing cost. In the present case, Omega Limited borrowed a sum of $10 lakhs on 1st April 2019 at 4% in interest rate and at rupees 56 per dollar, whereas on 31st March 20 the rate was rupees 62 per dollar and interest rate in India was 10.50%. Thus, as per AS7 मैंने वो नॉर्मल एंट्री पास करने की कोशिश की जो हम लोग करते हैं ना, लोन बोरो वाला P&L टू लोन फ्रॉम फॉरेन। बराबर, लेकिन इसकी क्वालिटी आपकी वैसी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए। इसका आंसर आपको लिखना चाहिए था कि एज पर AS 11 and 16 we can borrow from the abroad or from foreign. You can note down, वहाँ पे आप लिख दीजिए as per AS 11 and 16। इसको रिव्यू कर रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ। एज पर AS 11 AS 16 उनका नाम भी लिख दीजिए, फॉरेक्स एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज एंड बोरिंग कॉस्ट। Saying that we can borrow from foreign but as per AS 16 borrowing cost can be capitalized only maximum till interest rate in India. If assets is qualifying assets. Any amount excess to the Indian borrowing cost
any amount excess to the Indian borrowing cost will be charged to P&L account as per AS 611. उधर लिख दो. Also remember, foreign loan cost is interest plus exchange difference. Foreign borrowing cost is interest plus exchange difference. बराबर उन दोनों को मिला दिया जाए तब जाके अपनी तभी जाके टोटल मिलेगा कि फॉरेन बोरिंग कॉस्ट. Yes. Okay. Yes sir. Any question? No sir. So this is what? A 16 11 का दोनों का जो ये इंट्रोडक्शन स्टेप 1. स्टेप 2 आपका एकदम बराबर है. ये स्टेप 1 को हमने रिव्यू कर लिया है. ठीक है. स्टेप 2 आपका बराबर है. प्रेजेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है. स्टेप 3 में आपको पहले ये सब कैलकुलेशन करना है जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपके सामने किए हैं. ठीक है. और ये कैलकुलेशन करने के बाद में आप एंट्री पास कर सकते हो एंटायर बोरिंग कॉस्ट की, कि फॉरेन से आपने जो इंटरेस्ट भरा है ऐसा बोल के आप दिखा सकते हो कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हमने ऐसा मान लिया कि इंटरेस्ट हमने भरा है तो टू बैंक, बराबर. फिर बोरिंग कॉस्ट नहीं, बोरिंग कॉस्ट टू लोन, जो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से हमारा नुकसान हो गया वो बोरिंग कॉस्ट टू लोन में डाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने वहाँ भर दिया तो बैंक में चला जाएगा. और बोरिंग कॉस्ट जो इंक्रीज हो गया वो हमारा एज पर द AS 11 आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द ईच ईयर हमको उसको क्लोजिंग रेट पर रिकॉर्ड करना है. तो उसके अकॉर्डिंग जो नुकसान हो गया वो हमारा लोन इंक्रीज कर देगा. अब दोनों मिलकर हमारा बोरिंग कॉस्ट हो गया. फिर इंडिया का बोरिंग कॉस्ट जो है वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे रेसिडेंस प्रोजेक्ट अकाउंट डेबिट 58,80,000, रेसिडेंस प्रोजेक्ट अकाउंट डेबिट 58,80,000, P&L account debit 26 lakh to borrowing cost 84,80,000. Okay, is it clear? Very nice. तो अब इस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स का था ये? तो 4 मार्क्स. हाँ, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा बस. ठीक है. सो 1 मार्क्स इसके अंदर हो जाएगा. नाउ 6C. एक्चुअली क्या है, आपको ये जो ऑप्शन है ना थ्योरी वाला लेना ही नहीं चाहिए. ये 6 के ही चल रहा है ना क्वेश्चन सब. हाँ 6 का ही है. अच्छा, एक बार उनका आंसर तो देख लो उन्होंने क्या किया है. 6 किधर गया? 6, हाँ 6 का ये इंटरेस्ट इतना हो गया. तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग 58,80,000 माइनस 24,80,000 34 लाख. फिर आगे क्या किया है? फाइनली therefore 60 lakh increase in the liabilities toward principal amount, only 34 lakh will be considered as a borrowing cost. Thus the total borrowing cost of 58,80,000 lakh being the agreed interest 24,80,000 foreign borrowing plus exchange difference to the extent of difference between interest on local currency and borrowing and foreign currency borrowing 34 lakh. Hence 58,80,000 lakhs would be considered as borrowing cost to be accounted as per year 16 and remaining 26 lakh would be considered as exchange difference. यही है हमारा भी आंसर. 26 lakh and 58 lakh 80,000. परफेक्ट. चलो फिर 6C. हाँ सर, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम सम था सर जो लोग ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी थी, राइट? सो 1,68,200 आया आपका, राइट? हाँ. बी है ना ये? सी वाला है सर. सी. अच्छा, पहले आपने बी किया. 1,68,200. लेकिन नेगेटिव है, आपने नेगेटिव कहाँ लिखा है बेटा? हाँ नेगेटिव है. 5 लाख बड़ा है. 5 लाख बड़ा है ना? हाँ, ब्रैकेट नहीं डाला. ब्रैकेट नहीं डाला है. कितने मार्क्स का है?
4 मार्क का। इसमें आपको 3 मिलेगा। नेक्स्ट हायर परचेज का सर। हायर परचेज का 6D। इसमें हाँ खाली स्टेप 1 बनाना था। ओके, तो इसमें हाँ क्या बनाना है 6D में? इंटरेस्ट चाहिए था उनको, कैश प्राइस चाहिए था, तो स्टेप 1 बना दिया तो पूरा ही आ गया मुझे। अच्छा, कैश प्राइस में पूरी आ गया 42,923। 925 हाँ, और इंटरेस्ट है टोटल 5075। ओके, सो डी का आंसर। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये सब क्या लिखा है? करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल सेटलमेंट। अच्छा, ई किया है आपने? हाँ एक है, ये डी है 60। ई है ना ये? हाँ तो कैश कॉस्ट आ रहा है 42,925। 42,925 परफेक्ट। तो ई किया है आपने, बराबर। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का। चलो, इसमें भी आपको 4 में से 4 ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं, राइट? अभी तक आपका खाली वो AS11 एंड 16 का जो मिक्सअप वाला सम था उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वो भी एक्चुअली हमारे हिसाब से मिस्टेक, अदरवाइज एग्जामर तो चाहता था उसमें 2 मार्क्स भी आराम से दे सकता था, लेकिन कैलकुलेशन आपने बराबर नहीं की लास्ट में, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ओके, आंसर टू क्वेश्चन 1 नंबर 1A AS1 का आंसर है, राइट? क्या है क्वेश्चन 1A? AS1 का AS1 ही है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट दे हैड आस्क्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ कि इसमें अकाउंटिंग मेथड है चेंज हो रहा है, चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है कि नहीं, और क्या अकाउंटिंग मेथड चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सर ये सेम समय जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड से किया था। वेरी गुड। तो आंसर क्या रहा आपका, कर सकते हैं? रीड करूं? क्वेश्चन रीड करोगे, आंसर रीड करोगे? आंसर में आंसर में मेरे को ये बताओ क्या कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन पढ़िए। 10 H पर as per AS1 it does not amount to change in accounting policy but change in method of accounting which needs to satisfy the above mentioned condition and disclose in such change in method and charge the difference to P&L account. ओके, अब जरा इनका सजेस्टेड आंसर मैं रीड करता हूँ। द कंपनी हैज प्रोवाइड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन अनलाइक preceding years. Had the same method been followed as the previous year, the profit for the year and the value of the net assets at the end of the year would have been lower by rupees 1 lakh. In the given case, consideration the total value of inventory. Yes. In the given case consideration the total value of inventory, the change in the amount of the requirement provided in the non-moving inventory from the 4 lakh to rupees 3 lakhs is also not material. The disclosure can be made for such change in the following lines by way of notes to account in the annual account of HIL Limited for the year 2019 in the following manner. So question basically क्या बोलना चाहता था कि अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं, अच्छा चेंज हो रहा है कि नहीं, और मेथड क्या मेथड कर सकते हैं चेंज, तो मेथड तो कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी तो डिपेंड करता है सर कि ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, ऑब्जेक्टिव पे। ओके 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 तो वह क्वेश्चन रीड करो जरा एक बार, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों रीड कर लिए बट क्वेश्चन उसका नहीं समझ आया। HIL Limited was making provision for non-moving stock based on no issues having occurred for the last 12 months up to 31st March 2019. The company now wants to change it and make provision based on technical evaluation during the year ending 31st March 2020. Total value of the stock on 31st March 20 is rupees 120 lakhs. Provision required based on technical evaluation amounts to 3 lakhs. However, provision required based on 12 months no issue was rupees 4 lakhs. You are required to discuss the following points in the light of accounting standard 1. Does this amount to change in accounting policy? Second, can the company change the method of accounting? And third, explain how it will be disclosed in the annual accounts of HIL Limited for the year ended 2019 and 2020. Perfect. Your answer is more comfortable and more good. So कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स के हैं कि 4 के? Yes sir. 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के, तो इसमें आपको 4 मिल जाएगा। So वो जो 1 लाख का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग P&L में डालेंगे ना? हाँ बराबर है। एक्चुअली क्या है, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो खाली कैसा है एक्सप्लेनेशन लिख दो जो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्या है इन्फॉर्मेशन दिया है जस्ट फॉर थ्योरिकल एक्सप्लेनेशन पर्पज। ओके, नेक्स्ट 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन रीड करो पहले।
Viva Limited received a specific grant of 30 lakhs for acquiring the plant of 150 during 2016-17, having useful life of 10 years. The grant received was credited to deferred income in the balance sheet and was not deducted from the cost of plant. During 2019, due to non-compliance of condition laid down for the grant, the company had to refund the whole grant to the government. Balance in the deferred income on that date was 21 lakhs and written down value of plant was 105 lakhs. What should be the treatment of the refund of the grant and the effect on the cost of the fixed asset and the amount of depreciation to be charged during the year 2019-20 property loss? एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एकदम धज्जी उड़ा देंगी आपने इसकी। हाँ। ठीक है, क्या किया है? तो पहले तो लिखा है सर, as per AS12 government grant states that government grant becomes refundable if the condition is not satisfied and we have to pay back to the government. In the present case, Viva Limited received a specific grant of rupees 30 lakh which was treated as deferred income in the balance sheet, and in 2019 it became refundable due to non-compliance of condition by government. Thus entry will be deferred government grant account debit 21 lakhs, P&L account debit 9 lakhs और to cashback 30 lakhs. एक्सेलेंट, एकदम बराबर एंट्री पास की। इसका नरेशन भी लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन एंट्री मांगी नहीं थी उसने, तो खाली अमाउंट मांगी थी, तो आपने बराबर पास कर दिया। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सर इसमें उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना, क्योंकि अमाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ था फिक्स्ड एसेट से, तो डायरेक्टली सेम ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर्स वाला फॉर्मूला डाल के। एक्सेलेंट, सो जो पहले से चला आ रहा है वही रहेगा, क्योंकि हमारा फिक्स एसेट एसेट्स नहीं किया, इनकम में ट्रीट किया था फर्स्ट वाला केस में हमारा। तो इनकम में से अपन धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करते थे, जैसे एसेट्स को अपन डेप्शन लगाते हैं वैसे ही इसका अपन इनकम को राइट बैक करते थे, और ऐसे करके नेट डेप्शन कम हो जाता था। हाँ। लेकिन अपन ने एसेट्स के साथ छेड़खानी की नहीं की। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कितने 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का? 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स का सर। 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट फिर 10। हाँ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन रीड करेंगे। सर उन्होंने 3 बार सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन। अच्छा, अपने 3 बार सॉल्व किया हुआ है। कि हमारे बुक में भी सेम था, फिर स्कैनर का सॉल्व किया था वो भी सेम था, उसमें 2 बार आया। एक्चुअली कैसा है, हमने एक बार आईसीआई का मटेरियल कर लिया ना, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है जो एग्जाम में पूछे और हमको ना आए। बराबर, तो 100% हो गया है। चलो बताइए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। Neon Enterprise operates a major chain of restaurants located in different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. Management has prepared the following budget for this period. First है salary of staff engaged in preparation of restaurant before its opening 7 lakh 50. Construction and remodeling cost of restaurant 30 lakhs. Explain the treatment of these expenditure as per the provision of AS10 property plant and equipment. परफेक्ट, तो एकदम हलवे के जैसे वाले 30 लाख को कैपिटलाइज कर सकते हैं और 7,50,000 वेरी गुड। चलो क्या लिखा है पढ़ो। मैंने लिखा as per AS10 property plant and equipment states that cost of asset includes everything incurred till it gets ready to use, and in case of repairs, improvement and development, only those costs can be capitalized, because of which first life of asset increases, second cost of production decreases, third capacity of production increases. In the present case, Neon Enterprise operates a chain of restaurants and has acquired a new restaurant at Chandigarh, which requires renovation, for which it incurs salary staff expense of rupees 750 and construction remodeling cost of rupees 30 lakhs. Thus, as per the above explanation, staff salary of rupees 750 should be charged to P&L and construction remodeling cost of rupees 30 lakhs should be capitalized. Excellent. So ये भी तुम्हारा डिट्टो सेम हो गया, 5 आउट ऑफ 5। इसका आंसर इनका क्या लिखा है जरा वो भी अपन रीड करेंगे। Okay. जैसे सी का आंसर जो है वो तो हो गया 7,50,000 कैपिटलाइज, हाँ वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो गया 30 लाख और डेप्शन विल बी रिमेन सेम, फिक्स्ड डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी इन द सेम एज बेसिस एंड द चेंज इन द प्रीवियस ईयर अर्लियर। बराबर, सो ये भी सेम किया है, 30 लाख विल बी एक्सपेंडिचर शुड बी कंसीडर पार्ट ऑफ असेट्स एंड 7,50,000 शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। एक्सेलेंट, ओके लास्ट क्वेश्चन। डी वाला लास्ट है कि सेकंड लास्ट है? लास्ट है। डी वाला तो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सर उसमें वो पूरा चार्ट बनाया ना। अच्छा, डी वाला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। AS2 का है सर।
यस, क्वेश्चन है। छोटा सा हाँ, क्वेश्चन है, बस बहुत तगड़ा कमाल कर दिया इसमें। हाँ, in a production process, normal wastage is 5% of input, 5,000 metric ton of input were put in process, resulting in wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton is rupees 1,000. Cost 1,000. The entire quantity of wastage and finished output is in stock at the year end. State with reference to accounting standard. How will you value the inventories in this case, and what will be the treatment for normal and abnormal waste? वाह, बोले सर ये तो मैंने एकदम धज्जियां उड़ा दी इसका, तो बोले कॉस्टिंग के साथ मिक्स कर दिया इसको। हाँ, और नॉर्मल लॉस का प्रोसेस बना के 5 लाख में से 5% नुकसान होना चाहिए, 250 का तो 50 एबनॉर्मल नुकसान हो गया, और एबनॉर्मल लॉस के हिसाब से आपने उसको कॉस्टिंग बिल में डाल दिया, मीन्स 3 लाख अकाउंट डाल दिया, और जो नॉर्मल कॉस्ट के हिसाब से आपने कॉस्ट पीरियड निकाला उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन किया। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, सब डिटेल एकदम बराबर किया है, वेरी नाइस, गुड प्रेजेंटेशन। इन्वेंट्री वैल्यू आया 49,49,100 और abnormal cost आया 52,650। 49,49,100। ओके, इनका क्या है वैल्यू? फिफ्टी मेट्रिक टन एबनॉर्मल लॉस हो गया, 49,47,000 टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। 4700 है हमारे पास, हाँ, into 1053 ना, इंटू 1053 इंटू 1052 2.6315 ऐसा उन्होंने लिया है, 4 डिजिट तक लिया है। अच्छा, तो आपको भी लेना चाहिए एक्समेंट डेसिमल के बाद में, 4 डिजिट लेना चाहिए, 2 डिजिट तो एटलीस्ट लेना चाहिए अगर डेसिमल आ रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डेसिमल ही आया होगा डेफिनेटली, 50 लाख डिवाइड बाय, हाँ, तो वो राउंड ऑफ आया, तो आपने राउंड ऑफ कर दिया, तो उन्होंने पूरा लिया है। 1053 1052.6315 कितना आया था तुम्हारा डिवाइड करने पर? 49 मेरा डिवाइड करने से आंसर कितना आया था जो आपने लिखा ना 1053 अप्रॉक्स करके? 50 लाख डिवाइड बाय 4.5 किया था, तो 1053.63157894। परफेक्ट। तो आपको यहाँ पर एक अप्रॉक्स लिख देना है अगर आप इसी को यूज करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज मल्टीप्लाई बहुत बार करना है, यूनिट के साथ करना है, ये कोई अमाउंट नहीं है, पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको पता हो तो जो आर्बिट्रेज होते हैं, हाँ, जो कि आपको SFM में CFM में मिलेगा, वो 0.01 की वजह से लाखों मुनाफा कमा लेते हैं, 0.01 के डिफरेंस के वजह से। खाली वो एक डिफरेंट मार्केट में प्ले करेंगे, सेम टाइम पे NSC में कुछ भाव है और BSC में कुछ और भाव है, एक शेयर का, सेम शेयर का, तो उस डिफरेंस के बेस पर ही वो खेल लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। ओके, तो इसके लिए वी शुड बी केयरफुल, ठीक है। परफेक्ट, इसमें भी आपको 5 में से 5 मिलेगा पूरा का पूरा, नो डिडक्शन। और सर अब नॉर्मल कॉस्ट कोई चार्ज पे पेमेंट करेंगे, बाकी इसका तो ट्रीटमेंट नहीं मालूम है। हाँ, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है हमारे पास। अच्छा, ये 2C का आपने लिख दिया, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस पूछा था उसने। हाँ, मुझे 3 पॉइंट याद आया तो लिख दिए। ओनरशिप इज ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, दैट इज लास्ट पेमेंट, राइट? हाँ, दैट इज एट लास्ट इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे बिगनिंग में ही हो जाता है। और एसेट्स कैन बी रिपोस्ट बाय द हायर पेंडर ऑन नॉन पेमेंट रिपोजिशन। अच्छा, और देयर इज नो रिपोजिशन ऑफ द एसेट्स एज द ओनरशिप इज गिवन बिगनिंग पेमेंट। नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, उनको अपन हटा सकते हैं और ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस लिखा जा सकता है। देयर एग्जिस्टिंग परचेज नहीं, रिलेशनशिप भी होता है होने को तो, लेकिन हाँ, है, उन्होंने कुछ 9 पॉइंट इसके ऊपर लिखे हैं, तो एक बार ये डिफरेंस आप फेयर में लिख देना अपने रेफरेंस के लिए। इनका जो सोल्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हायर परचेज के लिए उन्होंने एक्ट भी बनाया हुआ है 1972, और इसके लिए 1930 एक्ट होता है। फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड, फिर वो सब पासिंग ऑफ टाइटल, यहाँ पे टाइटल पास नहीं होता है, लास्ट में होता है, यहाँ पे बिगनिंग में हो जाता है। राइट टू रिटर्न गुड्स, ये आपने बराबर लिखा है, तीनों पॉइंट बराबर लिखे होने को। कितने मार्क्स का था ये? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का, हाँ, तो 3 पॉइंट आपने बराबर ही लिखे हैं, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो फाइनली यू हैव कंप्लीट द टेस्ट। इस टेस्ट को मैं चाहता हूँ कि ICI के या एटलीस्ट मनोज की वेबसाइट पर तो पक्का डालेंगे। तो आपको अभी इस आंसर में जो जो मैंने चेंजेस करवाए हैं वो प्लस क्वेश्चन 2 जो है, जो आपने सॉल्व नहीं किया, 3 उसको और आपको सॉल्व करके मेरे को वापस से स्क्रीनशॉट बना के अच्छा सा बना के भेजना है, ठीक है? या फिर इसके जो चेंज हुए मूल्य वही खाली भेज देना,
जो चलेगा। 2 पेज चेंज किए अपन ने बोया के लिए भेज देना तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो एक्सेलेंट, लेट्स चेक द आंसर। मार्क्स कितने हो गए? 2 5 7 7 5 12 5 17 4 21 4 25 28 3 ऐड कर दिया तो 1 29 4 33 4 37 14 37 और 14 51 51 then 12 63 then 8 63 8 71 8 79 8 87 very nice, 87 out of 100. हाँ, आपने कल ही बोला था ना 80 प्लस। वेरी गुड। वो तो एक्स में होने वाले ही है, यही तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि एक बार आप एज इट इज सिस्टम फॉलो करके तो देखो यार, मास्टर बन जाओगे। हाँ, आई देखो आपके सामने ये है, एकदम आपने सजेस्टेड आंसर जैसा छाप दिया है। सो ये क्या है, मैंने तो खाली गाइड किया है, मेहनत तो आपकी है, सिस्टम आपने एज इट इज अप्लाई किया है, और वही आप पहले एग्जाम दे चुके हो, आपको पता है कितनी बार आपने एग्जाम दिया है या क्या इंस्टीट्यूट करती है। के ऊपर जाती थी। तो ये जो चीज़ है, और अभी 87 यहाँ लिया है, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ अगर एग्जाम में वो सॉल्व हो रहा था तो 90 प्लस आते हैं इसके अंदर, और वही हमको करके देखना है, और ऐसा ही होने वाला है। बस इतना याद रखो कि जो सिस्टम है एज इट इज फॉलो करना है, आईसीआई के मटेरियल से बाहर नहीं जाना है, और 80 प्लस कॉन्सेप्ट, 80-20 कॉन्सेप्ट हमेशा होना चाहिए, प्लस हर चीज लॉजिकल इधर माइंड में आना चाहिए, बराबर। प्लस जो क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व करके देना। तो मैं वो भी प्लान कर लूं क्या, वो AS16 वाला जो आपने लिखवाया है? हाँ 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 क्योंकि वैसे वाला सम नहीं किया था। हाँ, वो फिर मैं कर देना, और प्लस ये वाला क्वेश्चन जो है उसको भी आप एक बार जो 3rd नंबर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लेना, प्लस वो AS11 और 16 का मिक्स था उसको भी सॉल्व कर लेना, उसको एक अलग मेरे को बना के भेज देना, ठीक है। तो आपके वेबसाइट पर डलवाते हैं सजेस्टेड आंसर, ओके।